मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। एक्चुअली आज मेरे पास ईयरफोन नहीं है, तो फोन से मैं जो है ऑडियो फोन से आ रहा होगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो है मैंने बताया था तुम लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। ठीक है। बाकी दो तीन और न्यूमेरिकल है। कुछ एनटीयू के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कुछ जो है हमारे पास जनरल हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आज कर लेते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने हम आज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हीट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये है तुम्हारा हीट एक्सचेंजर का ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग जो है ये न्यूमेरिकल कंडेंसेशन का है। ठीक है, कंडेंसेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले अ हीट एक्सचेंजर इज टू बी डिजाइन, ठीक है, टू कंडेंसेट 8 केजी पर सेकेंड ऑफ एन ऑर्गेनिक लिक्विड। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसका 8 केजी पर सेकेंड जो है कंडेंसेट करने के लिए एक हीट एक्सचेंजर है उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, the saturation temperature of the organic liquid is given as 80 degree centigrade. As you can see, the HFG, the value of HFG is given as the latent heat. The value of latent heat is given as 600 kilojoule per kg with cooling water available at 15 degree centigrade, and the flow rate of cooling water is 60 kg per second. तो जो कंडेंसेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग किससे कर रहे हैं? वो कंडेंसेशन हम लोग कर रहे हैं कूलिंग वाटर से। ठीक है, और कूलिंग वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है? 60 केजी पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो द ओवरऑल heat transfer coefficient is also given, which is 480 watt per meter square degree centigrade. Okay, so what you have to do, you have to calculate द नंबर ऑफ ट्यूब रिक्वायर्ड, कि कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर हम जो ट्यूब है उसका डाया कितना रखें? 25 mm रखें, और जो थिकनेस है वो 2 mm रखें, और लेंथ 4.85 मीटर रखें। तो 25 mm डाया, 2 mm थिकनेस और 4.85 mm मीटर लेंथ की कितनी ट्यूब चाहिए होंगी? ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो कंडेंसेशन का है उसको करने के लिए। दूसरा है द नंबर ऑफ ट्यूब पासेस, द वेलोसिटी ऑफ कूलिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ ट्यूब पासेज है वो कितनी होंगी? ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कंडेंसेशन का क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले तुम्हें कंडेंसेशन का डायग्राम पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन का डायग्राम कैसे बनेगा। तो कंडेंसेशन का जो डायग्राम होगा, अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो यू कैन इजीली ड्रॉ द कंडेंसेशन डायग्राम ऑफ कंडेंसेशन। एक्स एक्सिस पे तुम्हें पता है कि क्या होती है? लेंथ होती है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होता है। अगर कंडेंसेशन की हम बात करें तो जो कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। ठीक है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड को हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? कंडेंसेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो कोल्ड फ्लूइड है उसका डायग्राम कैसा होगा? कुछ इस तरीके का कोल्ड फ्लूइड का डायग्राम होगा, जहां पे TCI इनिशियल टेम्परेचर होगा कोल्ड फ्लूइड का, और TC0 फाइनल टेम्परेचर होगा किसका? कोल्ड फ्लूइड का। ठीक है, सो स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल TCI एंड स्मॉल TC0 विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। ओके, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। जो वाटर तुम यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ेगा। दूसरा जो फ्लूइड होगा हॉट फ्लूइड, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फेज चेंज का प्रोसेस होगा जिसमें वो गैसियस स्टेट से जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, सो दिस विल बी द डायग्राम ऑफ द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, सो अगर ये कंडेंसेशन प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास अब गिवन डेटा है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास हॉट फ्लूइड जो है, हॉट फ्लूइड, ये जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस हॉट फ्लूइड का जो मास फ्लो रेट है वो दिया हुआ है 8 केजी पर सेकेंड। हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस TH इज गिवन एज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द THI, लेट मी कॉल दिस इज THI and this is TH0, both are same, THI and TH0 are same. Okay, so the temperature of the cold fluid is same. Okay, sorry, hot fluid is same, temperature of the hot fluid is same,
the HFG, the value of HFG is also given as 600. If you will see the 600 HFG की जो वैल्यू है इसकी हॉट फ्लूइड की वो दी हुई है, ठीक है। TCI दिया हुआ, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया हुआ है 15 डिग्री, मास फ्लो रेट दिया हुआ है इसका 60 kg, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है 480, डायमीटर ऑफ ट्यूब दिया हुआ है 25 mm, थिकनेस ऑफ ट्यूब दी हुई है 2 mm, ठीक है। और इंटरनल डायमीटर हम निकाल सकते हैं, अगर थिकनेस 2 mm है तो इंटरनल डायमीटर 21 mm हो जाएगा, क्योंकि 25 mm हमारा क्या दिया हुआ है, आउटर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और 2 mm जो है उसकी थिकनेस है, ठीक है। सो इनसाइड डायमीटर निकालोगे तो 21 mm आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब दी हुई है और वेलोसिटी ऑफ द जो हमारा फ्लो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने ट्यूब चाहिए होंगी, ठीक है। सबसे पहले इसने पूछा है कि कितनी ट्यूब चाहिए होंगी, ठीक है। तो कितनी ट्यूब चाहिए होंगी ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो टोटल हीट ट्रांसफर है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफर निकालने के लिए तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, देखो जो टोटल हीट ट्रांसफर है, यहाँ पे हम टोटल हीट ट्रांसफर को दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कोल्ड फ्लूइड है इसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये कोल्ड फ्लूइड क्या है, हीट गेन कर रहा है। ये किसकी हीट ले रहा है, ये जो हॉट फ्लूइड है इसकी हीट ले रहा है। हॉट फ्लूइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हॉट फ्लूइड जो है लिक्विड से गैस, सॉरी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो कोल्ड फ्लूइड, अगर मैं कहूं कि कोल्ड फ्लूइड में कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है या कोल्ड फ्लूइड कितना हीट हमारा गेन कर रहा है, तो यू कैन इजिली राइट डाउन दिस एज MCCPC, ठीक है, TC0 माइनस TCI, दिस इज द हीट दैट इज गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। और यही चीज किसके बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पे फेज चेंज के प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन होगा। तो फेज चेंज के प्रोसेस में जो हीट इंटरेक्शन होता है वो तुम्हें पता है कितना होता है, HFG होता है, ठीक है। लेकिन वो जो HFG होता है वो किलोजूल पर केजी में होता है। यहाँ पे हमें मास फ्लो रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो नेट हीट एक्सचेंज होगा या जो नेट हीट लॉस्ट होगा बाय द हॉट फ्लूइड, दैट विल बी गिवन एज m.h into HFG, ठीक है। और यही वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी, ठीक है। या तुम इसको इस Q को ऐसे भी लिख सकते हो, द Q सेम Q कैन बी रिटन एज UAS into theta m, where theta m will be LMTD of this particular heat exchanger, okay. So if we'll see this, अगर इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो इनिशियली अगर हम लोग Q निकालना चाहें तो बस ये इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। Q इजिकल टू क्या होगा, Q इजिकल टू होगा हमारा m.h into HFG, ये दोनों चीजें मालूम है, ठीक है। m.h दिया हुआ 8 kg पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज गिवन है 600 किलो जूल, तो 600 इंटू 10⁻³ कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 480000 वाट, ओके। So you are now you have got the value of the Q, okay. So Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, देखो जो हमारा यहाँ पे Q है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम इस Q का यूज करके अगर इस इक्वेशन को देखोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, दिस Q इजिकल टू दिस, तो जो भी टेम्परेचर अननोन है यहाँ पे वो निकल आएगा। हमारे पास यहाँ पे जो इनलेट का टेम्परेचर है वो मालूम है, ये मालूम है, बट ये TC0 की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो हम TC0 निकाल सकते हैं। TC0 कैसे निकालेंगे, TC0 निकालने के लिए हम यूज करेंगे Q इजिकल टू हमारा क्या है, m.c CPC, ठीक है, TC0 माइनस TCI, ठीक है, ये यूज करेंगे। Q हमें पता चल चुका है 48 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 is equal to m.c is given as 60, okay. CPC यहाँ पे वाटर का यूज कर रहे हैं, कोल्ड फ्लूइड जो है हमारा कौन सा है, वाटर है, वाटर के लिए होता है 4.186, okay. And TC0 outer temperature is not known, the water that is leaving from the heat exchanger, the temperature of that water is not known, ठीक है। तो ये हमारा आउटलेट का टेम्परेचर नोन नहीं है, ठीक है। माइनस TCI is given as 15, okay. So if you just solve this equation, you can find out this TC0, as 34.11 degree centigrade, okay. So you will be able to find out this TC0. तो TC0 हमने निकाल लिया।
तो टी सी नॉट हमने निकाल लिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम थीटा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें सारी चीजें देखो, थीटा एम जो है मीन एलएमटीडी निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे ये चाहिए होगा थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए होगा, ठीक है। इसके बिना हम एलएमटीडी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एलएमटीडी निकालने के लिए थीटा 1 थीटा 2 चाहिए, सारे टेम्परेचर चाहिए, सारे टेम्परेचर अब हमें मालूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो थीटा 1 कितना होगा, देखो थीटा 1 की जो वैल्यू होगी, थीटा 1 की जो वैल्यू होगी, थीटा 1 हमारा क्या होगा, थीटा 1 होगा टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है। अगर डायग्राम देखोगे तो यहां से देख सकते हो, ये कभी भी याद मत रखना, सीधा डायग्राम से लिखना, ठीक है। तो ये हमारा TCI था, देखो ये TCI था और ये THI था, तो TCI और THI के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज थीटा 1, दैट इज थीटा 1 इफ यू सी। तो ये अगर हमारा थीटा 1 है तो थीटा 1 की वैल्यू ये हो गई। नाउ जस्ट राइट डाउन द थीटा 1, थीटा 1 विल बी 80, दिस THI is 80 and TCI is 15, okay, so this is 15. So finally what you will get this as 65 degrees centigrade. Okay, similarly if you calculate the theta 2, it will be TH naught minus TC naught, and you will get this as 80 minus 34.11, and you are getting this as 45.89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एलएमटीडी कैलकुलेट करना है। एलएमटीडी की वैल्यू जो होती है, एलएमटीडी या थीटा एम जो होता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, दैट इज गिवन बाय as you know theta 2 minus theta 1 divided by ln theta 2 upon theta 1, okay. So just calculate this theta 1 is 45.89, theta 1 is 65 divided by ln 45.89 divided by 65. So what you will get this as, this you are getting this theta m as 54.8917, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा एम आ गया। अब थीटा एम अगर हमारे पास आ गया तो हम जो पहली इक्वेशन थी, ठीक है, क्यू इजिकल टू यू ए इंटू थीटा एम, वहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो फिर हम उसके बाद नंबर ऑफ ट्यूब्स निकाल सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो जो एरिया है, हम पहले क्या करेंगे, क्यू इजिकल टू हमें पता है कि क्या होता है, यू ए इंटू थीटा एम होता है, ठीक है, वेयर AS is the surface area of the heat exchanger, the entire surface area of heat exchanger. So this Q is already known, this is 48000000, okay, so this is Q. Now U is also given as 480, ठीक है। The area we have to calculate, area हमें कैलकुलेट करना है, थीटा एम हम कैलकुलेट कर चुके हैं 54.89, okay, 17. So if just you will calculate this area, you will get this area as 182.17 meter square, okay. So you are getting now this area, this is the entire area of the heat exchanger, ये पूरा एरिया है हीट एक्सचेंजर का, एंटायर एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर के, ठीक है। तो एंटायर एरिया की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में जो हमारा हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब्स रहती हैं बेसिकली, ठीक है, तो ट्यूब्स जो हीट एक्सचेंजर होती है उसमें ट्यूब्स जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो जो टोटल एरिया होगा एक ट्यूब का, अगर एरिया हम बात करें कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, तो दिस इज nothing but pi dl, okay. So pi dl will be the area of the heat exchanger, one tube, area of one tube of heat exchanger, ठीक है। So if there is n tube, then total area will be pi dn multiplied by n, okay. So the total area, this surface area can also be written as एक ट्यूब का एरिया कितना होगा, पाई इंटू डी इंटू एन होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। डी की कौन सा होगा, आउटर डायमीटर होगा, सो पाई डी नॉट इंटू एल multiplied by n, this will be the total area, okay. So this area is known to you, that is 182.17, this pi is known to you, the outer diameter is already given. If you will see, the outer diameter is 25 mm, that is nothing but 0.025 meter, okay. The length is given as 4.85, and you have to calculate this n, number of tubes, okay. So number of tubes you can easily calculate this number of tubes as, if you calculate this number of tube, you are getting as 478.25, or you are getting this as nearly 479 tubes, okay. So nearly
479 tubes will be required for this amount of heat flow. Okay, so इस amount of इतना amount heat flow होने के लिए 479 ट्यूब्स की जरूरत होगी, ठीक है, इस साइज के जो यहां पे दिया हुआ। तो यहां तक समझ में आ गया है सबको? जहां तक समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? सगुन समझ आया कि नहीं? सगुन त्यागी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो फिर यहां तक आ गया अगर समझ में तुम लोगों को कि नंबर ऑफ ट्यूब्स कैसे निकालेंगे, तो आगे जो है दूसरा पार्ट, नंबर ऑफ ट्यूब पर पास। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ट्यूब पर पास होता है उसके लिए मैं यहीं पे बताना चाहूंगा तुम लोगों को। देखो, जो नंबर ऑफ ट्यूब पर पास होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, मास फ्लो रेट को हम लोग लिखते हैं जनरली जो तुम लिखते हो रो इंटू ए इंटू वी भी लिखते हो। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर तुम्हें याद हो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो रो इंटू ए इंटू वी लिखते हैं। ठीक है, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर। ओके, ये जो ए होता है एसी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ट्यूब के अंदर जो फ्लो कर रहा होगा वो इसमें यहाँ पे मास फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस एसी इज नॉट कंफ्यूज विद दिस एएस। एएस और एसी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एसी यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। तो एम डॉट को जनरली तुम लिख दो रो इंटू एसी इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पास की हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ पास चाहिए होंगे, तो अगर एन नंबर ऑफ पास चाहिए तो जो मास फ्लो रेट होगा एमसी टोटल, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू एसी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय एनपी, वेयर रो इज द डेंसिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन ट्यूब एंड वी इज द what will be v is the velocity of the liquid that is flowing inside the tube. Okay, so ये अगर mc को इस तरीके से हम लिखें कि रो इंटू ए सी इंटू वी इंटू एनपी, ठीक है, तो ये हमारा mc दिखाता है, मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड दिखाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ पास चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पास चाहिए होंगे। तो mc हो गया, रो इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब क्या होगा, जो इनसाइड डायमीटर होगा इसका, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बात करें तो पाई बाय 4 इंटू डी आई, जो हमारा इसका इंटरनल डायमीटर होगा। ठीक है, डी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रो इंटू पाई बाय 4 डी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स आर नोन टू यू। So if you just put down all the values, you will get the number of pass that will be required. So अगर पुट करते तो 60 है एमसी की वैल्यू, रो की वैल्यू 1000 होती है वाटर के लिए, पाई बाय 4, और इंटरनल डायमीटर तुम्हारे पास नहीं दिया था लेकिन थिकनेस दी हुई थी, आउटर डायमीटर दिया था 25 और थिकनेस दी हुई थी 2 mm। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर निकालोगे तो जो इनसाइड डायमीटर होगा दैट यू विल गेट एज इनसाइड डायमीटर, यू विल गेट एज 0.021 मीटर और 21 mm। ओके, सो 21 mm इसको पुट कर देंगे और ये यू विल गेट दिस एनपी as 87। okay, so this you will get as a, this is the np is the number of tubes per pass। okay, so अगर number of passes निकालना है तो जो total number of pass होता है, total number of pass will be equal to np multiplied by p, where p will be the number of pass। okay, so अगर इस तरीके से हम निकालें तो np हमारा हो गया, एक ट्यूब से 87 है। ठीक है, तो 87 इसको ले लोगे, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ये 479 टोटल जो नंबर ऑफ पास चाहिए हमें, वो हम नंबर ऑफ ट्यूब्स चाहिए, नंबर ऑफ ट्यूब्स हमारे पास 479 है। ठीक है, और एक ट्यूब में 87 है, तो जो नंबर ऑफ पास होगा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ट्यूब से तुम्हें लगभग इसको 6 पासेस देने पड़ेंगे, मतलब एक ट्यूब से 6 बार जो फ्लूइड है वो हमारा पास करेगा। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ पासेस तुम निकाल सकते हो। ओके, so you can calculate this value। ठीक है, number of passes can be calculated from this particular equation। ठीक है, तो ये तो देखो कंडेंसेशन की बात हुई। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा कंडेंसेशन का क्वेश्चन था। ठीक है,
अगर इसको देखोगे तो कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। अब आगे जो है हमारे पास, जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा आता है एनटीयू मेथड से, ठीक है। अगर देखोगे तुम अपने पेपर में तो काफी सारे क्वेश्चन एनटीयू मेथड से आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा एनटीयू मेथड पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनटीयू मेथड का, और वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें दिया हुआ हीट एक्सचेंजर इज यूज टू कूल हॉट वाटर फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यूज टू कूल हॉट वाटर फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड अदर टू 60 डिग्री बाय ट्रांसफरिंग हीट टू अदर स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, कोई भी हमारा जो हॉट वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिसको हमें कूल करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दी हुई है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, जो तुम्हारा कोल्ड वाटर है जिससे हम इसकी कूलिंग कर रहे हैं, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज गिवन एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, so the initial temperature of the cold water is given as 20 degree centigrade and it leaves at 40 degree. That means we are using the cold water which is at 20 degree centigrade to cool the hot fluid which is at 80 degree centigrade, and we are making the temperature of hot fluid to be at 60 degree centigrade. Okay. So should this heat exchanger operate under parallel flow or counter flow conditions? तो सबसे पहले तो ये बताना है इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनालाइज करके कि जो तुम्हारा हीट एक्सचेंजर होगा आइदर इट विल बी अ पैरेलल फ्लो और द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, so you have to first identify the condition of flow. Okay, now after that also determine the exit temperature if the flow rates of fluid are double. Okay, दूसरा ये बताना है कि अगर हम फ्लो रेट को डबल कर दें फ्लूइड के तो उस केस में जो हमारा एग्जिट टेम्परेचर होगा उन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारे पास सारे टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई कि ये जो हीट एक्सचेंजर है ये तुम्हारा पैरेलल फ्लो होगा कि काउंटर फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम डायग्राम की यहाँ पे बात करें तो डायग्राम जनरली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। पहले अगर मान लो मैं इसको पैरेलल फ्लो मान लेता हूं तो पैरेलल फ्लो के केस में जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पहले पैरेलल फ्लो का मान लेना, पहले बना लेना पैरेलल फ्लो का इस तरीके का डायग्राम। टेम्परेचर अभी हम लिखेंगे, ठीक है। मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर जो हॉट फ्लूइड का है यहाँ पे 80 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो अगर ये देखोगे, ठीक है, अगर ये देखोगे तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जो टेम्परेचर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ यू सी दिस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस 40 डिग्री सेंटीग्रेड and the hot fluid is 60 degree centigrade. Okay, so this is possible in case of the what, in case of the parallel flow arrangement. Okay, similarly if you will try to draw the diagram of counter flow heat exchanger, तो counter flow heat exchanger को देखो इस तरीके से, जो counter flow heat exchanger होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जो counter flow heat exchanger होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा हॉट फ्लूइड होता है, तो ये THI हो गया और ये TH0 हो गया और ये CI हो गया और ये TC0 हो गया, TC0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो H0 है वो हमेशा इससे TC0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखो अगर देखोगे यहाँ पे तो TH0 कैन बी ग्रेटर, TH0 कैन बी लेस देन दिस TC0। हो सकता है TC0 यहाँ पे मिले, ठीक है, TC0 यहाँ पे मिल सकता है जो कि TH0 के पॉइंट से ऊपर हो, TH0 से काफी ऊपर हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें हमारा अगर देखोगे तो जो TC0 है दैट इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन दिस TH0। ओके, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ इट इज अ
विच टाइप ऑफ फ्लो, इफ दिस इज अ पैरेलल टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती, देखो अगर मान लो यहां में बोलता कि चलो ये 80 है, ठीक है, और ये 60 है, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना है, ये 40 है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 20 है, ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टी सी नॉट टी एच नॉट से ज्यादा होगा कम होगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये टी सी नॉट इससे ज्यादा भी निकल सकता था, 60 से ऊपर भी चला जाता। ठीक है, यहाँ तो चलो नीचे है, ठीक है, टी एच नॉट से, तो ये 60 से ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इट विल बी अ पैरेलल फ्लो केस। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज लेस देन द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, such a temperature profile is possible in parallel flow arrangement and hence the heat exchanger should operate in the parallel flow mode. Okay, so इसीलिए जो heat exchanger है उसमें parallel flow हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने parallel flow कंसीडर कर लिया इसको, तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वही सेम तरीका हम लगाएंगे। भाई एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन हम लोगों को मालूम है, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन क्या कहती है कि जो हीट लॉस्ट होगा हॉट फ्लूइड से, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड। सो हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड इज दिस एंड हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू। ओके, सो क्यू इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो क्यू विल बी दिस वैल्यू m डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच नॉट must be equal to m dot c c p c T C naught minus T C I. Okay, this is the equation that you have. Now what you have to do, you have to now measure the heat capacity of the fluid. तो heat capacity of the fluid की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों fluid में यहाँ पे equal temperature difference है। ठीक है, since both the fluids have the equal temperature difference, अगर यहाँ पे देखोगे तो both have the equal temperature difference. Okay, so 20 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे भी डिफरेंस है और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं MC, अगर ये दोनों हमारे बराबर है, ठीक है, इसका मतलब अगर ये बराबर है, देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये टी एच नॉट टी एच आई माइनस टी एच नॉट, दिस इज सेम एज दैट ऑफ टी सी आई माइनस टी सी नॉट। 20 डिग्री का यहाँ पे भी डिफरेंस है, देखो 80 माइनस 60 ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी कैंसल आउट, इफ यू सी दिस विल बी कैंसल आउट, सो बोथ विल बी कैंसल आउट। इसका मतलब m डॉट सी पी एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, m डॉट सी इंटू सी पी सी के बराबर होगी। सो हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ द फ्लूइड विल बी इक्वल, so CH will be equal to capital CC, capital CH will be equal to capital CC. Okay, so यहां तक जो है हमारा हीट कैपेसिटी हमने निकाल दी। अब अगर हमें कैपेसिटी रेशियो चाहिए तो कैपेसिटी रेशियो C क्या होता है, C होता है C मिनिमम डिवाइडेड बाय C मैक्सिमम। तो दोनों C बराबर ही हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो बराबर ही है, तो इसलिए जो कैपेसिटी रेशियो होगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी रेशियो इस केस में 1 हो गया। ठीक है, कैपेसिटी रेशियो हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर पे जाना है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या कहता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। ओके, सो इट इज Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। व्हाट इज Q एक्चुअल? Q एक्चुअल यू कैन राइट डाउन आइदर CC के टर्म्स में लिख लो या फिर CH के टर्म्स में लिख लो। मैं CH के टर्म्स में लिख देता हूँ। CH के टर्म्स में THI माइनस TC नॉट। देखो यहाँ पे अगर CH के टर्म्स में लिखोगे तब भी एक ही बात है, Q एक्चुअल को तुम ये भी लिख सकते हो CC इंटू TC नॉट माइनस TCI, तो भी एक ही बात होगी, क्योंकि ये देखो ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, CH CC भी सेम है। ठीक है, तो कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, CH के टर्म्स में लिखो चाहे Q एक्चुअल को, चाहे CC के टर्म्स में लिखो। ठीक है, तो ये CH हो गया डिवाइडेड बाय Q मैक्सिमम। व्हाट इज द Q मैक्सिमम? Q मैक्सिमम मैंने बताया था क्या होता है, C मिनिमम इंटू जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस पॉसिबल है। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो पॉसिबल होता है वो THI माइनस TCI पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये Q मैक्सिमम हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज डाल देंगे तो हमें इफेक्टिवनेस मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे तो CH और ये सारे ये तो 1 ही है।
ठीक है, और ये भी CH की वैल्यू भी किसके बराबर है, हमारी CC के बराबर है। तो ये हमारा जो है दिस विल बी इक्वल टू THI माइनस TC0 डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इफ विल सी। तो ये इफेक्टिवनेस हो जाएगी हीट एक्सचेंजर की। तो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस हो गई तो ये हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हम डाल देंगे, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है। ठीक है, THI माइनस ये हमारा था 80 माइनस 60, ये हमारा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 20। ठीक है, सो यू विल गेट दिस एज 1/3। सो इफेक्टिवनेस यू आर गेटिंग एज 1/3। ओके, सो इफेक्टिवनेस 1/3 आ गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें NTU मेथड का यूज करना है। NTU मेथड का यूज कैसे करते हैं, NTU निकालना है। अब तुम्हें NTU निकालना है। NTU कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कैसे निकालेंगे। हम लोगों को पता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांसफर इफेक्टिवनेस होती है वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए फॉर्मूला अगर याद हो तुम्हें, तो 1 माइनस एक्सप्रेशन माइनस ऑफ NTU, ठीक है, 1 प्लस C, वेयर C इज द हीट कैपेसिटी रेशियो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस C। दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इफेक्टिवनेस फ्रॉम NTU। ओके, तो ये इफेक्टिवनेस तो पता है, इसको 1/3 ले लो। 1 माइनस एक्सप्रेशन NTU तो हमें निकालना है, माइनस NTU ले लेते हैं, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि C की वैल्यू 1 है कैपेसिटी रेशियो की, और ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो यू आर व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस। अगर इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दिस एज 1/3 विल बी इक्वल टू व्हाट, या ऐसे कर लो इसको 1/3, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी टेक दिस एज 2/3 एंड दिस विल बिकम 1/2 माइनस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा N2 इंटू NTU। ओके, सो -2 इंटू NTU हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एज हाँ, तो ये तुम्हारा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सही से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखो ये 2 है। ठीक है, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, तो इधर चला गया 2, ये 1/3 था। ठीक है, तो इट विल बिकम 2/3 विल बी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल 2 NTU। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2 NTU, ठीक है, will be equal to 2/3 minus 1/2 divided by 2. Okay, so if you solve this, finally you will get NTU as, अगर इसको सॉल्व करोगे तो NTU तुम्हें मिल जाएगा 0.549. ओके, सो यू विल गेट दिस एज 0.549. ओके, सो NTU तुम्हें यहाँ पे मिल गया। ठीक है,
अब एनटीयू तुम्हें मिल गया, तो इसके बाद इसने देखो जो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है, वो इसने ये पूछा है कि अगर फ्लो रेट को हम डबल कर देते हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द एग्जिट टेम्परेचर इफ द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इज डबल। अगर फ्लो रेट हम फ्लूइड का डबल कर देते हैं तो उस केस में जो हमारा हीट एक्सचेंजर है उसके एग्जिट टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, या एग्जिट टेम्परेचर बताओ उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग फ्लूइड का फ्लो रेट डबल करते हैं, व्हेन द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इज डबल, द थर्मल कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड हॉट फ्लूइड will be still equal according to the heat capacity relation will be unity, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है, अगर दोनों को के जो फ्लो रेट है अगर हम उसको डबल कर देते हैं, ठीक है, तो जो कैपेसिटी रेशियो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था हमारा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है। तो दोनों का जो हमने रेट है उसको डबल कर दिया, ठीक है, फ्लो रेट्स ऑफ जो है हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का, तो ये हमारा 2 इंटू मान लो कि एमसीसीसी हो गया, ठीक है, और ये हमारा 2 इंटू एमएचसीएच हो गया, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एमएचसीएच और एमसीसी ये सीएच बराबर है, ठीक है, तो ये तो 1 ही रहेगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैपेसिटी रेशियो विल रिमेन सेम, ओके। तो चेंज क्या होगा? चेंज हमारा अगर एनटीयू की बात करें तो एनटीयू क्या होता था, एनटीयू हमारा होता था, एनटीयू की अगर मैं बात करूं तो एनटीयू होता था यूए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है। एनटीयू क्या होता है? यूए अपॉन सी मिनिमम होता है, ठीक है। तो जो नया वाला एनटीयू होगा, ये तो पुराने केस में था एनटीयू, ठीक है, तो जो नया वाला एनटीयू होगा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये होता है यूए अपॉन सी मिनिमम, और सी मिनिमम को तुमने चेंज कर दिया है, इसको क्या कर दिया? दुगना कर दिया है, ठीक है। तो यूए तो चलो सेम ही है, ठीक है, तुमने बस इसको चेंज कर दिया है, इसको कितना कर दिया है तुमने? इसको कर दिया है हमारा ये जो पहले सी मिनिमम था, अब ये कितना हो गया? 2 हो गया है, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो ये जो सी मिनिमम है ये 2 इंटू एमसीसीसी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो एनटीयू होगा हमारा, न्यू एनटीयू जो होगा, ठीक है, न्यू एनटीयू विल बिकम, क्योंकि ये सी मिनिमम को तुमने क्या कर दिया? सी मिनिमम को तुमने दुगना कर दिया, तो एनटीयू कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड एनटीयू के, जो तुम्हारा ओल्ड एनटीयू था उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि एनटीयू अगर देखोगे तो क्या होता है? यूए अपॉन सी मिनिमम होता है, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ ओल्ड एनटीयू एंड द न्यू एनटीयू विल बिकम 0.2745, ठीक है। तो जो नया वाला एनटीयू है वो पॉइंट तुम्हारा 2745 आ गया, ठीक है, नया एनटीयू 0.2745 आ गया। अब क्या करना है कि नए एनटीयू के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर है उसको कैलकुलेट करना है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, और फिर दोबारा से, मतलब समझ लो कि पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़े थे, पहले हमने एनटीयू कैलकुलेट किया, फिर हमने न्यू एनटीयू कैलकुलेट किया, अब हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा से बढ़ना है। अब एनटीयू कैलकुलेट करेंगे, फिर इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करेंगे, फिर इफेक्टिवनेस की इक्वेशन पे जाएंगे, जो टेम्परेचर वाली इक्वेशन है वहां से हम टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द प्रोसेस नाउ। सो हाउ वी विल सॉल्व नाउ? Just calculate the new effectiveness. Okay, so the new effectiveness will be 1 minus exponential minus NTU new 1 plus C. Okay, divided by 1 plus C. So new effectiveness, you will get this as 0.2112. Okay, so 0.2112 आ जाएगी इसकी वैल्यू न्यू इफेक्टिवनेस की, ठीक है। तो जो हमारा इफेक्टिवनेस होता है वो हमें पता है Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्स होता है, Q एक्चुअल THI माइनस TH0 डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में तो हमारा MHCH और MCCC दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए इस केस में ये हो जाएगी इक्वेशन। नाउ इफ विल सॉल्व दिस इक्वेशन, या यू कैन आल्सो राइट डाउन दिस एज TC0 माइनस TCI डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI। ओके, सो जस्ट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, अगर पहले हम ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर कर लें तो उससे हमें मिल जाएगा TH0। ओके, सो यू विल गेट द TH0, द वैल्यू ऑफ TH0 by using these two equations. This effectiveness is known as 0.2112. Okay, so 2112 ये ले लेंगे, THI पता है, ठीक है, THI पता है, TH0 निकालना है, THI पता है, TCI पता है, ठीक है। So you will just calculate this TH0, you will get this TH0 as 67.328. Okay, so 67.328 you will get this TH0. Similarly, the unknown temperature of the hot fluid, you have to also calculate the temperature, this temperature TC0. So for calculating the TC0, you have to again use these two equations.
effectiveness is equal to this. Okay, so again using by this equation, effectiveness is equal to this, these last one, ठीक है, effectiveness is equal to TC0 minus TCI divided by THI minus TCI. All temperature are known. If you see, all temperature are known except this one, ठीक है. So this TC0 can be easily calculated, and if you calculate this TC0, you will get this as 32.672. Okay. So initial temperature, if you see, the initial temperature of hot fluid was what? Initial temperature of hot fluid was 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो अगर हीट कैपेसिटी को डबल किया है तो ये कितना हो गया है? 67 हो गया है, ठीक है. और जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर था इनिशियल, वो कितना था? आउटलेट का 40 डिग्री था, लेकिन हीट कैपेसिटी डबल करने पे ये 32.672 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है. सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम which is based on the NTU and effectiveness. ओके, सो ये NTU और इफेक्टिवनेस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम होंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है. सो this was the question that we have discussed. In this question you have to first find out that which type of flow is will occur in this heat exchanger. उसके बाद ये बताना था कि अगर हीट कैपेसिटी रेशियो को डबल कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. एक और क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है. तो इसका हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं. सॉल्व हम लोग कल करेंगे इसके, ठीक है. इस तरीके का भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है. जैसे ये देख लो, इसमें लिखा हुआ है द हॉट ऑयल एंटर्स इनटू अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड. कोई हॉट ऑयल है जो कि 150 डिग्री पे एंटर कर रहा है, मतलब हॉट फ्लूइड 150 पे एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे. द मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल दिया हुआ है 4500 kg पर आवर. स्पेसिफिक हीट दी हुई है उसकी, ऑयल की, मतलब हॉट फ्लूइड की. द ऑयल इज कूल्ड बाय वाटर. ऑयल को कूल कर रहे हैं वाटर से. विच एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कोल्ड फ्लूइड का इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है. द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ 1400. एग्जिट टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यूजिंग द इफेक्टिवनेस NTU मेथड. इफेक्टिवनेस NTU मेथड का यूज करना है टू फाइंड आउट द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, कि कितना मास फ्लो रेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा. इफेक्टिवनेस बतानी है हीट एक्सचेंजर की और सरफेस एरिया बताना है हीट एक्सचेंजर का. सो फॉर कैलकुलेटिंग दीज थ्री क्वांटिटी यू हैव टू यूज द इफेक्टिवनेस एंड NTU मेथड इन दैट केस. एंड हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है. खुद से ट्राई करना है एक बार सॉल्व करने की. प्रोसेस मैं एक बार बता देता हूं तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है. तो प्रोसेस बहुत ही आसान है. जो पहले गिवन क्वांटिटी है उसको लिख देना. जो क्वांटिटी गिवन है, जैसे THI दिया हुआ है, TH0 दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, CPH दिया हुआ है, TCI दिया हुआ है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड दिया हुआ है, CPC तुम्हें वाटर का पता ही है, ठीक है. So you have to calculate MC, the mass flow rate of cold fluid, effectiveness of heat exchanger, and area of cross section of heat exchanger. So first you have to apply the energy balance in that case. And how you will apply the energy balance in that case? For applying the energy balance, you have to use this equation. The heat lost by the hot fluid must be equal to the heat gained by the cold fluid. Okay, so just you have to use this equation, and after using this equation you will get the MC. सीधा MC मिल जाएगा. हॉट फ्लूइड बाकी सारे टेम्परेचर नोन है, तो इसीलिए इसमें यहां तक निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है. फिर क्या करना है, हीट कैपेसिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी है. अब हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट कैपेसिटी के लिए हीट कैपेसिटी रेट कैलकुलेट कर लो पहले, MHCPH और MCCPC. तो कैपेसिटी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे. कैपेसिटी रेशियो पहले CH की वैल्यू आ जाएगी 2500, CC की वैल्यू आ जाएगी 4583. अब तुम्हें ये देखना है मिनिमम कौन सा है. तो मिनिमम इस केस में हॉट फ्लूइड का जो है वो हमारा मिनिमम है कैपेसिटी रेशियो. तो ये C मिनिमम हो जाएगा, ये C मिनिमम हो जाएगा और ये C मैक्सिमम हो जाएगा. तो हम C कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटी रेशियो. द कैपेसिटी रेशियो विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 4583.3, and what you will get this as 0.5454. Okay, so you will get this as 0.5454. This is the capacity ratio.
Now just use the effectiveness of heat exchanger, the equation for effectiveness of heat exchanger. There are two equations I have discussed in terms of CH or in terms of CC. Effectiveness is given by Q actual upon Q max. Q actual is given by CH THI minus TH naught divided by C minimum THI माइनस TCI, ठीक है. सो TC इससे कैलकुलेट कर लोगे भाई, बाकी सब कुछ यहाँ मालूम है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो हमारा CH है वही है हमारा C मिनिमम. अगर यहाँ से देखोगे तो CH C मिनिमम के बराबर है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बस टेम्परेचर का डिफरेंस रह जाएगा. इफेक्टिवनेस जो बचेगा वो टेम्परेचर का डिफरेंस बचेगा, इनका रेशियो. यहाँ से इफेक्टिवनेस तुम्हें मिल जाएगी जो भी 8461 आ जाएगी. इफेक्टिवनेस आ गई तो हमारा ये कौन सा हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे देख लेना, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है साफ साफ कि ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. तो अगर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस की बात करें इन टर्म्स ऑफ एनटीयू, तो इन टर्म्स ऑफ एनटीयू होता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू 1 माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू 1 minus c. Okay, so you will get this is 1 minus c, and if you solve this equation you will be able to find out this NTU. Okay, so NTU तुम्हें मिल जाएगा 2.551, and if you will calculate this NTU, then surface area you can calculate easily by using this equation. NTU is equal to UA upon C minimum. Everything is known, so you can calculate the surface area of heat exchanger easily. Okay, so the surface area can be calculated from this. So I think we have to calculate the MC, we have calculated initial effectiveness, we have calculated, and the area, surface area, we have calculated by using equation UA upon C minimum. Okay, so by this way you can calculate the given quantity, unknown quantity that is not given to you. Okay, the temperature is known. The temperature is known. If the sum of the temperature is unknown, then you have to use again and again the same equation. Either temperature or mass flow rate is unknown, you have to use the energy balance equation. The heat lost by the hot fluid must be equal to heat gained by the cold fluid. Okay, so this is the method to solve the question. This PDF has been already, I have been already uploaded this PDF in the Google Classroom, so you can try this question by your own. Okay, the solution is already there, but try to solve by your own, so that you can understand the concept behind the solution of this type of numerical problem. Okay, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. सो बेटा कल मिलते हैं, ठीक है. ओके, सो यू कैन लीव नाउ.